तो छत्तीसगढ़ पीसीएस का जो सिलेबस है उस सिलेबस में ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सलिज्म सोशलिज्म वो हैं, लेकिन यूपी पीसीएस में ऐसे सवाल नहीं आते। लेकिन क्योंकि घटना चक्र में दिया हुआ है इसलिए हमने ये पढ़ लिया है कि ऑल इंडिविजुअल्स आर फुली एंड इक्वली ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज़ नोन एज ह्यूमनिज्म। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स आर फुली एंड इक्वली ह्यूमन is known as universalism. According to this principle, every person is entitled to human rights without any discrimination. चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया। इंडिया हैज़ मैनी रिलेशंस मैनी रिलीजन्स, तो ये तो नहीं है, क्योंकि जो सेकुलरिज्म का मतलब होता है वो ये होता है कि स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। बी ऑप्शन में दिया है इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम, ये सेकुलरिज्म का मतलब नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब है, लेकिन जो उसका करेक्ट एक्सप्रेशन है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है करेक्ट एक्सप्रेशन, तो जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो ये होता है सेकुलरिज्म का कि स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। फिर जो ऑप्शन सी है उसमें कहता है फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, तो ये भी करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। फिर डी में कहता है देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, ये ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि यही लिखा है कि सेकुलरिज्म इन इंडिया मीन्स देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, देयर इज़ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स बाय द स्टेट। अब है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ नॉट मेंशनड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सॉवरिन तो मेंशन है, डेमोक्रेटिक तो मेंशन है, सेकुलर तो मेंशन है, फेडरल मेंशन नहीं है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा था नॉट मेंशनड। अब है क्वेश्चन नंबर, तो इन्होंने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पूरा प्रीएम्बल ही लिख दिया है, और प्रीएम्बल तो आपको याद ही है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, क्योंकि प्रीएम्बल याद करना मस्ट है, क्योंकि हर साल प्रीएम्बल से 1 या 2 सवाल आते हैं। अगर आपने प्रीएम्बल याद कर लिया है तो दोनों सवाल आपके सही हो जाएंगे। इस तरह से प्रीलिम्स बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ नॉट इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सोशलिस्ट वर्ड तो प्रीएम्बल में है, ऐड करा गया था 42nd अमेंडमेंट से। सेकुलर वर्ड भी प्रीएम्बल में है, ये भी ऐड करा गया था 42nd अमेंडमेंट से। सॉवरिन वर्ड भी है प्रीएम्बल में, लेकिन पब्लिक वेलफेयर वर्ड पूरे प्रीएम्बल में नहीं है। अगर आपने प्रीएम्बल याद कर लिया है तो फिर आपको ये क्वेश्चन केक वॉक लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज़ नॉट इम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रीएम्बल में 5 तरह की लिबर्टीज़ दी गई हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो लिबर्टी ऑफ थॉट हो जाएगा, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन हो जाएगा, लिबर्टी ऑफ बिलीफ हो जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी का मेंशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये लिखा हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी की कहीं पर भी बात नहीं की गई है। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट मेंशनड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रीएम्बल में 3 तरह के जस्टिस दिए हुए हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो ए तो दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। जस्टिस में रिलीजियस जस्टिस की बात नहीं हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू इन रिलेशन टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट है कि द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑन द इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में ऐड करे गए। जो स्टेटमेंट बी है उसमें लिखा है कि द अबव मेंशन्ड वर्ड्स वर इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट इन
1977 ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कब ऐड करे गए थे? ऐड करे गए थे 1976 में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। फिर जो ऑप्शन नंबर सी है, द एवर मेंशन्ड वर्ड्स वर इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट इन 1985, तो ये भी गलत हो गया। और जो स्टेटमेंट दी है दैट दीज टू वर्ड्स आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल, ये भी गलत हो गया, क्योंकि प्रियम्बल में ऐड करे गए 42nd अमेंडमेंट से। तो इसमें क्वेश्चन में ट्रू पूछा है तो ए हमारा ट्रू है, ए आंसर हो जाएगा। और वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में मेंशन है जो मैंने बताई दी। फिर है क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में ये पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया। तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रियम्बल है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि जो के.एम. मुंशी थे, अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, उन्होंने प्रियम्बल को कहा था ये हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। और उसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो आर्टिकल 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, उसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। क्या बोला था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर क्वेश्चन डॉक्टर अम्बेडकर के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर डी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। लेकिन क्योंकि सिर्फ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा था, इसलिए आंसर प्रियम्बल हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में ये लिखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये तो हमने अभी पढ़ा, के.एम. मुंशी जी ने ये बोला था। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी में अकेले ऐसे मेंबर थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हु हैज़ टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन ए सेक्रेट डॉक्यूमेंट। तो B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट बोला था, अ पायस पेपर बोला था। ये चीज़ कल वाले लेक्चर में पढ़ी थी कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला था? ये पायस पेपर बोला था और सेक्रेट डॉक्यूमेंट भी बोला था। सो ए वुड बी द आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने एंड ही वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट एंड उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक एंड सेक्रेट डॉक्यूमेंट बोला था। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि सिर्फ एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जिसने ये बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बाकी जितने भी केस लॉज हुए सुप्रीम कोर्ट में, उन सब में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो सिर्फ एक केस हुआ जिसने ये बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। वो कौन सा केस था? वो था बेरूबरी यूनियन केस ऑफ 1960। सो ए वुड बी द आंसर। वही चीज़ यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है कि बेरूबरी केस 1960, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो S.R. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये केस कहाँ हुआ था? 1994 में हुआ था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ केशवानंदा भारती केस जो हुआ था 24 अप्रैल 1973 को, जिसका जजमेंट आया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके साथ जो गोलकनाथ केस था 1967 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था दैट प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो S.R. बोमई केस, केशवानंदा भारती केस और गोलकनाथ केस, इन तीनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ एक केस, बेरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि दैट प्रियम्बल
इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो अब तक आपको याद ही हो गया होगा, तो सी वुड बी इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और जो चीज़ मैंने बताई वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो अब इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें होती है वो मैं बता देता हूँ। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो किस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? केशवानंदा भारती केस में बोला था, और केशवानंदा भारती केस में ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, और यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि प्रीएम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। फिर है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलैबोरेटेड इन द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रीएम्बल में जस्टिस की बात हुई है, 3 तरह के जस्टिस की बात हुई है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी की बात हुई है, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी की बात हुई है, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स। तो अगर इस इक्वलिटी की बात की जाए तो इक्वलिटी की बात हम करते हैं फंडामेंटल राइट्स में। अगर इस जस्टिस की बात की जाए तो जस्टिस की बात हम करते हैं डायरेक्टिव, सोशल जस्टिस की बात किस में करते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अगर इस लिबर्टी की बात की जाए तो लिबर्टी की बात हम किस में करते हैं? लिबर्टी की बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में। और उसके बाद प्रीएम्बल में जैसे लिखा हुआ है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो उस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने की बात किस में करी गई है? वो बात करी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो इस तरह से जो प्रीएम्बल में जो भी लिखा हुआ है वो फर्दर आउटलाइंड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, फंडामेंटल राइट्स में और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में ये कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव करा गया था 13 दिसंबर को, और वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या बना? प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव किस में दिखता है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। इसमें यह लिखा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज़ बीन इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो वी नो दैट 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस हैव बीन इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से 3 टाइप के जस्टिस हैं? पहला है सोशल जस्टिस, दूसरा है इकोनॉमिकल जस्टिस, और तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये 3 तरह के जो जस्टिस हैं वो इंश्राइंड हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, और वही इसमें पूरा मेंशन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। इसमें लिखा है इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो 3 जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में ये लिखा है कि इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। तो इकोनॉमिक जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल प्रीएम्बल में दिया है, और फिर जस्टिस की बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में होती है। राइट्स की बात किस में होती है? फंडामेंटल राइट्स में होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी है कि प्रीएम्बल एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स फॉर इकोनॉमिक जस्टिस एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो भी जस्टिस की बात करता है ऑन वेरियस ओकेजन्स, सच एज आर्टिकल 38(1) में लिखा हुआ है दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाई सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिव एज इट मे a social order in which justice, social, economical and political shall inform all the institutions of national life। इसका क्या मतलब हुआ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो या फिर प्रीएम्बल हो, दोनों ही इसको फॉलो करते हैं। फिर अब क्वेश्चन नंबर 45, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। तो ये तो गलत हो गया।
नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत हो गया। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट, नो इट हैज़ नॉट द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। फिर है डी में अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, तो ये वाला सही हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है लेकिन अकेले कोई लीगल इफेक्ट नहीं है इसका, नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन इसका यूज़ कर सकते हैं हम इंटरप्रेट करने में अदर पार्ट्स को। तो इसका इंडिपेंडेंटली कोई लीगल यूज़ नहीं है, लेकिन वैसे इसका लीगल यूज़ हो जाता है। तो डी वुड बी आवर आंसर। और यही चीज़ इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखी है कि केशवानंदा भारती केस 1973 में प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, एंड प्रियम्बल गिव्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है या लास्ट सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 46। द प्रियम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट्स, पहला स्टेटमेंट तो सही है। इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यूटिलिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्राइब्स द एम्स ऑफ गवर्नेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हेल्प्स टू गिव अ जुडिशियल मीनिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि प्रियम्बल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता लीगल लॉ की तरह। जो प्रियम्बल है वो इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन प्रियम्बल का यूज़ जब हम दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो उसके इंटरप्रिटेशन में हम प्रियम्बल का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बोला है। तो प्रियम्बल अकेले कोई जुडिशियल मीनिंग नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन दूसरे पार्ट्स जब हम पढ़ रहे हो उनके साथ हम प्रियम्बल का यूज़ कर सकते हैं इंटरप्रेट करने के लिए। इसलिए फोर्थ जो है वो गलत हो जाएगा, 1 2 3 हमारे करेक्ट हो जाएंगे और करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। लेकिन इन्होंने लिखा है कि ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। द प्रियम्बल गिव्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इट इज़ नोटेबल दैट द प्रियम्बल इज अमेंडेबल एंड हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस। इसमें तो पार्ट डी में तो अमेंडमेंट की बात ही नहीं हुई थी, बट दिस क्वेश्चन हैज़ बीन डिस्प्यूटेड क्योंकि जो फोर्थ ऑप्शन है, इस फोर्थ ऑप्शन में डिस्प्यूट आया होगा कि जुडिशियल मीनिंग देता तो है जब हम दूसरे पार्ट्स के साथ पढ़ते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर दिया है। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड स्टेटमेंट है सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन अवर कंट्री, तो ये तो गलत हो गया। सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये करेक्ट हो गया। सोशल इक्वालिटी इज़ नॉट गारंटीड, ये भी गलत हो गया क्योंकि प्रियम्बल में ही लिखा है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो सोशल इक्वलिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इवन फंडामेंटल राइट्स में अनटचेबिलिटी को जो अबॉलिश किया गया वो सोशल इक्वलिटी के लिए था। जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन रिजर्वेशन आर्टिकल 15 में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो सब सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए है। तो सोशल इक्वालिटी इज़ नॉट गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट भी नहीं करती, अभी भी बहुत सारे सोशल डिफरेंसेस हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। बट थर्ड स्टेटमेंट दैट सोशल इक्वालिटी इज़ गारंटीड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि देश में सोशल इक्वालिटी होगी, ये स्टेटमेंट सही है। तो 47 का सी सही हो जाएगा। और बस ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। और ये कह रहे हैं कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 सोशल इक्वालिटी गारंटी करता है। तो इस तरह से हमने जो प्रियम्बल के क्वेश्चंस थे और प्रियम्बल की थ्योरी थी उसको कवर कर लिया। अब अगला चैप्टर हमारा कौन सा है? द गवर्नेंस सिस्टम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम द गवर्नेंस सिस्टम को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।